हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो जैसा कि एप्लीकेशन में हमने आरएल, आरसी एंड आरएलसी नेटवर्क यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म विथ इनिशियल कंडीशन, विदाउट इनिशियल कंडीशन सारी प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया है। साथ में हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला एंड उसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें और सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम उसके थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यूनिट 5 का एक टॉपिक है ट्रांजिएंट बिहेवियर, ट्रांजिएंट बिहेवियर, उसकी हम बात करेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस, जैसा कि मैं बोर्ड पे ऑलरेडी बना के रखा हूं आपको कि कोई दिक्कत ना हो, लिखने में टाइम ही बचेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस का मतलब मान लीजिए कोई एक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम एनी इनपुट आउटपुट का जो मैपिंग का रिलेशन होता है उसको सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम में आपका आरएल सिस्टम हो सकता है, आरसी सिस्टम हो सकता है, आरएलसी सिस्टम हो सकता है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम पे आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, इससे पास होगा, सिस्टम से पास होगा, सिस्टम में कुछ इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसको चेंज होगा तो आउटपुट रेस्पॉन्स मिलेगा हमें। तो उसी को कह रहे हैं कि अगर आपने किसी सिस्टम को एक्साइटेशन देंगे तो हमें आउटपुट रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, इनपुट को एक्साइटेशन बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, एक्साइट करना, किसी नेटवर्क को एनर्जाइज करना या एक्साइट करना। ठीक है, तो एक्साइट हम किसी सोर्स के इंक्लूड करके कर सकते हैं। तो सोर्स को प्रोवाइड करके हमने किया, तो यहाँ पे हमने सोर्स ले लिया xt एंड रेस्पॉन्स जो आया उसको रिप्रेजेंट किया हमने yt से। तो आप लोग जानते हैं कि जो आउटपुट रेस्पॉन्स होता है उसमें दो तरह का स्टेट होती है, एक ट्रांजिएंट स्टेट एंड एक स्टडी स्टेट। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्विच ऑन किया, मान लीजिए फैन है, फैन के लिए आपने स्विच ऑन किया तो एट t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को ऑन किया। ठीक है, जब स्विच ऑन किए तो फैन की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होते 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 बढ़ी। तो जब आपने स्विच ऑन किया तो इनपुट आउटपुट में चेंज हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट में चेंज हुआ। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी फैन जो है कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेगा, क्लियर हो, तब उस टाइम पे इनपुट आउटपुट कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो उस स्टेट को बोलते हैं स्टडी स्टेट। और जो इनपुट आउटपुट में जो ये ट्रांजिएंट फेज में रहा, जब तक चेंज हो रहा, जैसे कि आपने स्विच ऑन किया, फैन की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो किसी भी सिस्टम में अगर आप कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो उसके दो स्टेट होती हैं या दो उस आउटपुट रेस्पॉन्स में दो रेस्पॉन्स होते हैं, एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, एक स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है। तो वही चीज हम लिखा गया है। ये देखिए आपने yt है, yt दो रेस्पॉन्स है, ytr मतलब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड yss मतलब स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो दोनों से मिलके बना है जो हमारा yt रेस्पॉन्स। ठीक है, अब देखिए ytr को ytr ट्रांजिएंट पार्ट बोलते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोलते हैं, yss को स्टडी रेस्पॉन्स बोलते हैं। और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स माना जाता है कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे आएगा, क्लियर हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, जल्दी आ जाता है, क्लियर। लेकिन माना जाता है कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपका कोई भी आउटपुट और इनपुट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, क्लियर। तो ये t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इसकी वैल्यू होगी वो कहलाती है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। अगर मान लीजिए आपने कोई आउटपुट रेस्पॉन्स निकाला है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो हमको स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स पता चल जाएगा या स्टडी स्टेट वैल्यू पता चल जाएगी, क्लियर। तो ये देखिए इसीलिए लिखा है लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो yt क्या होगा, y इनफाइनाइट। तो इसी को बोलते हैं yss से स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। या अब स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर t टेंड्स टू 0 है तो s टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, अगर t टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो s टेंड्स टू 0 होगा।
तो आप देख सकते हैं y एस एस टी इक्वल टू y इनफाइनाइट लिमिट s टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल स्टडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करना है। स्टडी स्टेट वैल्यू के लिए t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो s की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ये आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, वहां पे आप जाके प्रूव करके देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से हमने लिखा है। अब देखिए हमने बताया कि जो आउटपुट है टोटल रेस्पॉन्स क्या होगा? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए कि आप जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है ये परमानेंट रेस्पॉन्स नहीं होता है। परमानेंट रेस्पॉन्स कौन सा होता है? स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है। ये कुछ टाइम के लिए रहता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि आपने फैन की स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते फैन स्पीड पकड़ा, तो जितने देर तक फैन की स्पीड इंक्रीज हुई और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई, तो उस ड्यूरेशन में जितने से आपने स्विच ऑन किया और जहां पे कांस्टेंट स्पीड हो गई, उन दोनों के बीच का टाइम को कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम, बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। उसके बाद के टाइम को कहते हैं स्टडी स्टेट टाइम। और स्टडी स्टेट टाइम को माना जाता है कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे स्टडी स्टेट आ जाएगी। तो कोई भी रेस्पॉन्स होता है दो चीजों से मिलकर बना। तो ये जो YTR है ये टेम्परेरी रेस्पॉन्स है, और ये क्या है? ये टेम्परेरी रेस्पॉन्स नहीं है, ये आपका परमानेंट रेस्पॉन्स है। क्योंकि स्टडी स्टेट में कोई भी वैल्यू होगी या कोई भी सिस्टम होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका स्टडी स्टेट में जाएगा ही जाएगा। क्लियर हो? तो ये टेम्परेरी रेस्पॉन्स हुआ और ये आपका क्या हुआ? परमानेंट रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि जो YT है ये इसमें दो चीजें होती हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब आइए ध्यान दीजिए, हम जो कहते हैं कि YSS इक्वल टू YSS क्या है? स्टडी स्टेट। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो S टेंड्स टू 0 यस YS कर दूंगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से। तो यही दिखाया कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होगा? टोटल रेस्पॉन्स माइनस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो ये लिखा है YTR T और YT माइनस Y इनफाइनाइट। अब कुछ की पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में आपको बताना चाहिए था, लेकिन हम यहीं पे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको सब पता चलेगा। देखो, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स गिव्स द स्पीड ऑफ द सिस्टम। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स किसी सिस्टम के स्पीड को आप बढ़ाता है। ठीक है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स गिव द स्पीड ऑफ द सिस्टम। क्या है? किसी सिस्टम की स्पीड को बताता है। क्लियर हो? और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स गिव द एरर ऑफ द सिस्टम। जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है वो सिस्टम में क्या एरर आई उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स किसी सिस्टम की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इज टेम्परेरी रेस्पॉन्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। टेम्परेरी रेस्पॉन्स बिकॉज इट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करता है। और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स इज द परमानेंट रेस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स इज परमानेंट रेस्पॉन्स बिकॉज इट डज नॉट वेरी विथ टाइम। तो जब भी कोई आप सिस्टम डिजाइन करेंगे, तो जब भी आप कोई कंट्रोल सिस्टम आगे पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम में भी दो स्टेट होती हैं, ट्रांजिएंट स्टेट होती है और स्टडी स्टेट होती है। तो स्टडी स्टेट की वैल्यू वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका सिस्टम की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो आपका स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है सिस्टम में क्या एरर आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो? अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आया कि ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है। जैसे मान लीजिए आप आरएलसी नेटवर्क के लिए, आरएलसी नेटवर्क में आपने कोई सिग्नल प्रोवाइड किया, तो कुछ टाइम के बाद उसमें चेंज होगा, चेंज होने के बाद वो स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा। स्टडी स्टेट में जो फाइनल आपकी वैल्यू होगी वो होगी। तो हमें वो रेस्पॉन्स निकालना है जो ट्रांजिएंट फेज है। क्लियर? तो आप आइए देखिए स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन। यहां तक आप लोग समझ गए? मैं इसको हटा देता हूं। देखिए ये एक पार्ट है, इस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका कि हमारा जो आउटपुट रेस्पॉन्स होता है किसी सिस्टम से जब पास होता है, तो उसमें दो रेस्पॉन्स होते हैं, एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है और एक स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है ये आपका टेम्परेरी रेस्पॉन्स होता है। जो आपका
स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है वो परमानेंट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स टाइम पे डिपेंड करता है और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स सिस्टम की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है एंड स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स और आउट सिस्टम में क्या एरर आ रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए आप लोग ये इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग, ये देखिए डिस्चार्जिंग इक्वेशन। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, या कोई भी देखो जैसे कैपेसिटर है, कोई बैटरी है तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज, तो डिस्चार्जिंग का जनरल इक्वेशन मैं लिखा हूं जिसमें क्या है y इक्वल टू y0 e के पावर माइनस t बाई टाउ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए y क्या है, ये रेस्पॉन्स था। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास कोई बैटरी सिस्टम है या कोई बैटरी है। अब बैटरी चार्ज है तो चार्ज होगी तो डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी तो कैसे डिस्चार्ज होगी, उसका इक्वेशन ये फॉलो करेगी y इक्वल टू y0 e के पावर t बाई टाउ। अब देखिए वेयर टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के आगे डिफिनेशन में लिखा हूं क्या होता है। तो आप देखिए t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम जो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज आएगा t इक्वल टू 0 पे वो कितना है, y0 है, क्योंकि आप पुट करके देख सकते हैं। ये देखिए यहां से आपके पास है y इक्वल टू y0 e के पावर माइनस t बाई क्या है टाउ। अगर आप t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, y0, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम जो इस बैटरी के क्रॉस वोल्टेज अभी है y0 है। अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, जिस डिस्चार्ज होगा तो ये जैसा कि आप लोग एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मैं इसी को t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पुट करूं तो y इक्वल टू क्या आएगा, आपका आएगा y0 t के पावर माइनस इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा 0। तो देखिए y0 मैक्सिमम वैल्यू थी, डिक्रीज होते 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 क्या हो गई 0, क्लियर। तो इस तरह से डिस्चार्ज हुआ, इसीलिए इसको डिस्चार्जिंग इक्वेशन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल है ये, ठीक है। अब मैं अगर कह दूं कि t की वैल्यू अब मैं टाउ पुट कर दूं, टाउ टाइम कांस्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है टाउ। तो ये आ जाएगा देखिए आपका y इक्वल टू y0 e के पावर माइनस t की वैल्यू टाउ डिवाइड बाई टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल आउट, तो ये हो गया y0 e के पावर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.368 y0। तो ये बताया गया है आपको, देखो वही चीज दिखाया गया है कि जो हमारा yt है ये जनरल डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है, कोई भी डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है, कैसे इस तरह से डिस्चार्ज होगा। तो एट t इक्वल टू 0 पे y0 है मैक्सिमम वैल्यू, टाउ पे इतनी वैल्यू, 4 टाउ पे इतनी वैल्यू, 5 टाउ पे इतनी वैल्यू, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 0। तो उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब कहा जो 4 टाउ है, 4 टाउ को सेटलिंग टाइम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम में, अभी इतना जान लो बस, कंट्रोल सिस्टम में इसको सेटलिंग टाइम बोलते हैं कि आपका जाके इस पे आपका जो आउटपुट है सेटल हो जाएगा, क्लियर। और 5 टाउ नेटवर्क में सेटलिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क में 5 टाउ लगता है सेटलिंग टाइम के लिए, लेकिन आपका कंट्रोल सिस्टम में 4 टाउ लगता है सेटलिंग टाइम के लिए, इतना डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों के लिए देखो कंट्रोल सिस्टम में लिखा है सेटलिंग टाइम, आइए 5 टाउ नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ये होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का अगर आपका 37 पॉइंट, ये 36.8 लिखा हूं मैं, इसको 37 अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए कि 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जब आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज का अगर 37% आपकी जो वैल्यू होगी उस टाइम को आपको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, क्लियर। तो वहां लिखा है द टाइम एट विच द रेस्पॉन्स विल बी 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज रिफर्ड एज ए टाइम कांस्टेंट। वही मैं बताया कि जो मैक्सिमम टाइम है उसका 37%
जब रेस्पॉन्स का रह जाए तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट आपका आपके एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं, आर एल पे डिपेंड करते हैं, आर एंड सी पे डिपेंड करते हैं। डिस्चार्जिंग एंड जो भी आप आरएल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आरएल पे अगर यूज डिपेंड करेंगे, आरसी नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आरसी पे डिपेंड करेंगे। क्लियर, वो आगे डिस्कस किया जाएगा। तो ये देखिए वाई टी इक्वल टू टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे वाई इनफाइनाइट रखें तो हमने जीरो बता दिया। तो अब देखिए इसमें कोई भी स्टडी टर्म नहीं है। अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट हम कर दें, t इक्वल टू इनफाइनाइट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। y की वैल्यू जीरो हो रही तो उसमें कोई भी ट्रांजिएंट y के, तो आपके पास दो रेस्पॉन्स हो गया। दो रेस्पॉन्स कौन कौन से हो गया, स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन में t इक्वल टू मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास स्टडी पार्ट नहीं रहेगा, केवल क्या कौन सा पार्ट रहेगा, ट्रांजिएंट पार्ट। तो वही बताया कि वाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई टी आर टी, नो स्टडी टर्म। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग का इक्वेशन था। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग का इक्वेशन था। अब अगर हम एक नॉर्मल डिस्चार्जिंग का इक्वेशन की बात करें, नॉर्मल डिस्चार्जिंग, ये देखिए नॉर्मल डिस्चार्जिंग इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल की बैटरी है, बैटरी के अंदर आपके पास मान लीजिए 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट से डिस्चार्ज होके आपको 10 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग हुई। और अगर स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग क्या हुआ कि आपके पास 100 वोल्ट था और वो डिस्चार्ज होके कहां आ गया, जीरो पे। जैसे देखिए यहां से मान लीजिए ये 100 थी, ये वैल्यू 100 थी, 100 वैल्यू थी 100 वोल्ट, ये डिस्चार्ज होके कहां हो गया, जीरो पे। t इक्वल टू इनफिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। लेकिन यहां पे देखिए जो आपका नॉर्मल डिस्चार्जिंग है, जो ऐसा कि आप लोग कोई बैटरी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने लिखा, ये फंक्शन आ गया y0 e के पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका मीनिंग समझिएगा, ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। आप देखिए t इक्वल टू आप जीरो पुट करिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताइए, k प्लस वाई नॉट आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, k नॉट प्लस मैक्सिमम वैल्यू y नॉट। अगर आप t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, k प्लस जीरो मतलब k आ जाएगी। क्लियर। तो ये कोई है मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी क्या हो रही है, पहले इसकी इनिशियल वैल्यू थी k प्लस वाई नॉट, इतना चार्ज थी। अब ये डिस्चार्ज होते 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 ये कहां तक आई, ये आ गई आपकी, ये देखिए इस टाइम तक आ गई, कितने तक, k तक। क्लियर। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक है, रियल में आपकी जैसे डिस्चार्ज होकर मान लीजिए 10% बैटरी आ गई, अरे मोबाइल की 10% बैटरी आ गई या 15% बैटरी आ गई, तो कुछ वोल्टेज तो है ना वहां पे, तो ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग है। कौन सा है, नॉर्मल डिस्चार्जिंग। आपके पास उतना वोल्टेज आते ही आपको सिग्नल मिलता है, फिर से आप चार्जिंग लगा देते हैं। क्लियर। पूरी तरह से आप इसको डिस्चार्ज होने नहीं देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन में ये पूरी तरह से डिस्चार्ज होके कहां ले जाते हैं, जीरो तक। तो इसका भी ग्राफ उसी तरह से प्लॉट करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर रहा है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ये स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन हमने बात किया और ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग इक्वेशन बात की। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगर मैं सेम इसी तरह जैसे आपने डिस्चार्जिंग इक्वेशन की बात किया, सेम इसी तरह मैं ये बताइए स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन। स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन में आप देखिए मैं स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन लिख रहा हूं, y इक्वल टू आएगा आपके पास आएगा y नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये कितना आएगा आप ध्यान दीजिएगा,
ये आ जाएगा y 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन है। स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये आएगा, ये देखिए ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा y इक्वल टू, ये देखिए 0 से चार्ज होते 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 एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम आपका चार्ज हो जाएगा कितना, y नॉट तक। क्लियर हो? ये स्टैंडर्ड आपका चार्जिंग इक्वेशन मैंने बनाया, ठीक है। ये आपका टाइम एक्सिस ले लिया, इसका ग्राफ ये प्लॉट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू आ जा रही है t इक्वल टू 0 पे 0, ठीक है। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगी कितनी, y नॉट आएगी, ठीक है। अगर मैं t इक्वल टू, ये देखिए ये सॉरी t लिखेंगे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू होगी, t इक्वल टू टाउ अगर मैं पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी y नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मान लीजिए ये वैल्यू आ रही है, ये t इक्वल टू क्या है, टाउ, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगा, ये आ जाएगा 63.7 y नॉट, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी 63.7 y नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इसको वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये कितनी वैल्यू रह जाएगी टाउ पे, इस वाले जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करिएगा। जैसे 1 e के पावर माइनस 1 है, e के पावर माइनस 1 पे वैल्यू कितनी आई थी 0.368, 1 से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 63%, ये कितना है 36 पॉइंट, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपका 63%। तो अब देखिए टाइम कांस्टेंट का यहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो जाएगी। टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या होगा, द टाइम एट व्हिच द रेस्पॉन्स विल बी 63% ऑफ इट्स आपका इन द फाइनल वैल्यू, क्लियर, इज रिफर्ड एज द टाइम कांस्टेंट। मतलब ये देखिए ये जो टाइम है, 0 टाइम से ये बढ़ते बढ़ते वैल्यू, जो ही ये वैल्यू आपका कितना 63% पहुंचेगी, 63% पहुंचेगी, उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट चार्जिंग में। और डिस्चार्जिंग में क्या बोलते हैं 37% अप्रॉक्सीमेट, एक्चुअल में कितना होता है 36.8%। तो जो मैक्सिमम वैल्यू का अगर 37% रह जाएगा तो उस टाइम पे जो टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। किसमें, डिस्चार्जिंग इक्वेशन में। चार्जिंग इक्वेशन में जस्ट अपोजिट है, इसी में 100 में से इसको सेपरेट कर लीजिए, जो बचा वो 63 बचा। तो आप चार्जिंग इक्वेशन में आपका जब मैक्सिमम जितनी वैल्यू है उसको पहुंचने के लिए 63% जब पहुंच जाएगा चार्जिंग में, ठीक है, तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये चार्जिंग इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका हमने प्रोसेस बताया। ये जनरल या स्टैंडर्ड किसका है इक्वेशन, स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। अब मैं नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूं। नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन में आप बताइए कि आपको नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन की मैं बात करूं, नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन, नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन, नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन में जैसे कि मान लीजिए आपकी मोबाइल की बैटरी आपकी 30% चार्ज है, तो आपने तुरंत इसके बाद चार्जर लगाया तो 30% ऑलरेडी आपके पास उसमें वोल्टेज था। तो नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन ये होगा y इक्वल टू के नॉट, क्या हुआ के प्लस ये हो गया y नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। ये जनरल है, ये बता रहा हूं, इसको देखो, इसको समझ लोगे तो आगे मदद मिलेगी जब हम ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं अभी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो जानते हो तुम लोग t इक्वल टू 0 रख दो, t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताइए। अरे भाई क्या आएगी, यहाँ पे देखिए कितने आ जाएगी, k वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी k
क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और t इक्वल टू अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पे ये 0 हो गया तो आपके पास k प्लस क्या आ जाएगा, y नॉट आ जाएगा। क्लियर? तो इसका जब मैं आपको ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो आप ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा ये देखिए, ये यहां से चार्ज होना स्टार्ट किया और ये चार्ज होते होते इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पहुंचेगा, ये वैल्यू क्या होगी k प्लस वाई नॉट मैक्सिमम, और कहां से स्टार्ट किया k नॉट से, ठीक है, अरे सॉरी k से। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन है, इससे पहले जो हमने बताया था वो स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन था। तो मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास बैटरी 100% पे चार्ज होती है, तो यहाँ 30% चार्ज थी, 30% चार्ज लगाए, 30% ऑलरेडी इसमें एक रास वोल्टेज था, और चार्ज होते 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 कितना हुआ 100% चार्ज हो गया। क्लियर हो? तो ये आपका नॉर्मल चार्जिंग इक्वेशन है, और इससे पहले जो हमने बताया वो स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन है। दोनों के टाइम कांस्टेंट में इतना सा डिफरेंस है कि इस वाले के टाइम कांस्टेंट में अगर आपका जो रेस्पॉन्स है, आउटपुट रेस्पॉन्स है वो 37% मैक्सिमम का रह जाए तो उस टाइम को बोलते हैं, जिस टाइम को 37% रह जाएगा उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे आपका जैसे 63% अगर आपका चार्जिंग इक्वेशन पहुंच जाए चार्ज होते होते तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो दोनों में ये डिफरेंस आपको समझ में होगा। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में दो तरह का होता है, एक आपका स्टेडी स्टेट और एक ट्रांजिएंट। स्टेडी स्टेट कौन सा रेस्पॉन्स होता है, ये परमानेंट रेस्पॉन्स होता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो होता है वो आपका टेम्परेरी रेस्पॉन्स होता है। क्लियर? तो जहां तक ये मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों को समझ में आया, अब इसमें और मैं आगे दूसरा लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको डिस्कस करूंगा और आगे का पार्ट। ठीक है, थैंक यू।